हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो आपकी यूनिट लगी हुई थी 14 नंबर की, उसमें थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में पूछा गया है उसको लेकर आई हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और ये आपका जो सेकंड लेसन है उसमें मैं आप लोगों को ही थर्ड क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगी। इसमें जो औषधियाँ एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब्स के हेल्प से बनाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने हेडिंग डाली हुई सूक्ष्मजीव एवं प्रतिजैविक औषधियाँ माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। सूक्ष्मजीव के द्वारा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं और वो मानव कल्याण में उपयोगी भी सिद्ध हो रही हैं। सूक्ष्मजीव कौन कौन से जीवाणु तथा कवक तथा विभिन्न प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग बॉक्समैन ने सन 1942 में किया। एक नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है वो ये बन रहा है, तो यहाँ पे अंडरलाइन देंगे। अब प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था और कितने सन में। तो बॉक्समैन ने किया था। एंटीबायोटिक शब्द ये जो नाम दिया गया था बॉक्समैन ने दिया था 1942 में। आगे आज लगभग 7000 प्रतिजैविक पदार्थ ज्ञात हैं, तो 7000 एंटीबायोटिक खोजे जा चुके हैं। आगे प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलवेज पूछा जाता है कि जो प्रथम एंटीबायोटिक दवाई है वो कौन सी है, तो पेनिसिलिन है। और किससे खोजी गई है उससे भी देखते हैं। जिसका संश्लेषण पेनिसिलियम नोटेटम, इसको भी हम अंडरलाइन देंगे। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस प्रश्न आ चुके हैं। तथा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जातियों से होता है। तो एक नंबर का प्रश्न आपका ये प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किसने किया, यहाँ से एक प्रश्न ये है आपका एक नंबर का। और दूसरा प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, वो पेनिसिलिन है। तो दूसरा प्रश्न आपका ये हुआ मल्टीपल चॉइस का। इसका संश्लेषण किससे किया जाता है, ये किससे बनाई जाती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम याद रखेंगे आप लोग। पहला ये कवक है। दूसरा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जातियाँ, ये भी आपका कवक है। इन दोनों कवकों से पेनिसिलियम जो आपके एंटीबायोटिक है वो बनाई जाती है। आगे इस प्रतिजैविक की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अब आप ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम याद रखेंगे। जो प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया था उसको खोजने का श्रेय किसको है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। आप अलेक्जेंडर पूरा नाम नहीं याद होता है तो फ्लेमिंग आप इतना याद रख सकते हो और इससे रिलेट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आपके 3 प्रश्न यहीं से तैयार हो रहे हैं। आगे 1928 को जाता है। 1928 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 मतलब सन ही उनका है। उन्होंने इस सन में अपनी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी उसकी खोज की थी। आगे अब कुछ कवकों के द्वारा एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, उन मैंने कवकों को लिखा हुआ है कौन कौन से हैं। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक और कवक फंगाई पेनिसिलिन, पेनिसिलियम मैंने पीछे ही आपको चर्चा की, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन जो दवा है वो बनाई जाती है। रेमाइसिन ये म्यूकर रेमिनियंस इससे बनाई जाती है। और कंपेस्टिन ये सेलियोटा कंपेस्टिस से बनाई जाती है। तो 3 कवकों के यूज से हम पेनिसिलियम और ये आपका म्यूकर रेमिनियंस सेलियोटा ये सारे कवकों के माध्यम से हम एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो तैयार करते हैं। अगला आपको जीवाणु के द्वारा भी एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, तो जीवाणु भी देख लीजिए आप लोग। एंटीबायोटिक और जीवाणु, जीवाणु कहते हैं हम बैक्टीरिया को। अब आगे देखिए पॉलीमिक्सिन बी, ये किस जीवाणु से बनाई जाती है, बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनाई जाती है। स्टेप्टोमाइसिन ये देखो फेमस एंटीबायोटिक है, तो स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ये आपकी एंटीबायोटिक जो दवा है जीवाणु से बनाई जाती है। नियोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस फ्रेडी इस जीवाणु से बनाई जाती है। अगली इरिथ्रोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से बनाई जाती है। अब रिलेट करने के लिए आप इरिथ्रोमाइसिन से इरिथ्रियस रिलेट कर सकते हो और यहाँ से स्टेप्टोमाइसिन से स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस को रिलेट कर सकते हो। नियोमाइसिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, स्टेप्टोमाइसिस फ्रेडी। और पॉलीमिक्सा भी इम्पॉर्टेंट है, तो बैसिलस पॉलीमिक्सा जीवाणु से पॉलीमिक्सिन बनाई, तो पॉलीमिक्सिन रिलेट करके आप तैयार कर सकते हो। तो आपको ये 1-2 जो एंटीबायोटिक्स हैं किन जीवाणु द्वारा बनाई जाती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने कुछ 2 यूज लिखे हैं नीचे। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एक कवक है। कवक द्वारा उत्पन्न जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए ये आपका एंटीबायोटिक का नाम है।
ए को अंग प्रत्यारोपण के समय रोगियों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में, अब प्रत्यारोपण जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो उस समय रोगियों में जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए उसके लिए इस दवा का साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी जो एंटीबायोटिक्स है वो है, और किससे बनाई जाती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से बनाई जाती है। अब एक प्रश्न आपका आ चुका है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से सभी। तो आपको निशान लगाना हो कवक या फंगाई। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? फंगाई है। और माइकोडर्मा मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्मजीवों की भूमिका में, तो माइकोडर्मा भी मैंने आपको पढ़ाया था। माइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, में प्रयोग किया जाता है। आप साइक्लोस्पोरिन ए का हमने यूज देख लिया, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके समय यूज किया जाएगा। फिर मोनोस्कस परप्यूरियस, ये जो आपका कवक है, इससे उत्पन्न औषधि स्टेनिन का रुधिर कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में प्रयोग किया जाता है। तो मोनोस्कस परप्यूरियस से जो औषधि बनाई जाती है उसका नाम क्या है? स्टेनिन। स्टेनिन का यूज कब किया जाता है? जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर या लेवल बढ़ जाता है, तब उसको कम करने के लिए इस स्टेनिन दवाई का यूज किया जाता है। आप अगला प्रश्न देखिए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, 5 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए आते हैं यूपी बोर्ड के विद्यार्थी, तो उसमें आप लोगों को 100 शब्द से कम नहीं लिखना होता है। मैंने जितना मैटर तैयार किया है वो 100 शब्द से आपका कम नहीं, अधिक ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप जैव नियंत्रक क्या होते हैं? जिस तरीके से जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा उनसे अगर दवाई प्रिपेयर की जाए तो उनको हम बायो कंट्रोलर्स के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं जीवाणुओं से हम कैसे उन दवाइयों को हम तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एंटीबायोटिक्स में देखा, उन्हीं जीवाणुओं से हमने दवाइयाँ या कवकों से हमने दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स तैयार की हैं। ऐसे ही आपके अगर विषाणु के द्वारा होने वाला फसल में कोई रोग है तो विषाणु से ही हम उनका एंटीडोट तैयार करेंगे या जैव नियंत्रक तैयार करेंगे, तो उनको ही हम बायो कंट्रोलर्स के नाम से जानते हैं। आप जैव नियंत्रक की सूक्ष्मजीव भूमिका थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोलर एजेंट्स। आगे देखिए, मानव आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को तथा फसलों को रोगों तथा पीड़कों से बचाने हेतु अनेक रासायनिक कीटनाशकों, कीटनाशकों एवं शाकनाशकों का उपयोग कर रहा है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? मानव जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जा रही है खाद्यान्न की, तो वो उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक केमिकल जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको डाल रहा है, और अगर फसलों में कीड़े वगैरह कुछ लग रहे हैं तो उनको भी खत्म करने के लिए वो दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। अगर इन सब चीज़ों का छिड़काव होता है तो निश्चित बात है मानव के लिए भी वो आपका खतरा बन सकता है, और जानवरों के लिए बन सकता है, जीव जंतु के लिए बन सकता है। तो इस चीज़ को, पॉल्यूशन भी इससे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अगर हम कुछ इस तरीके का बीज या प्लांट विकसित करें कि उससे कोई प्रदूषण ही ना हो, और कोई भी हमें जो केमिकल आपका फर्टिलाइजर उसका भी यूज ना करना पड़े, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम बायो कंट्रोलर के नाम से जानेंगे। नियंत्रण हेतु जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। अगर इन जीवाणुओं, कवकों, विषाणुओं से ही हम इनका जीन निकाल के प्लांटों में इंजेक्ट करा के इस तरीके का प्लांट विकसित करें जिनको हम बीटी पादप के नाम से जान सकते हैं, और इनसे प्रदूषण की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। तो इन नियंत्रण विधियों को या इन नियंत्रण करने वाली जैव वैज्ञानिक विधियों को हम बायो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा, भूमिगत जल, फलों, सब्जियों आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ये सभी को पता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे वो क्या करेंगे? मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जल जो है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, फलों एवं सब्जियों आदि पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अतः सूक्ष्मजीव का प्रयोग कीटनाशकों के रूप में करने पर विचार चल रहा है। अगर हम सूक्ष्मजीवों से ही कोई ऐसा पेस्टिसाइड्स बनाए जिससे हमारे प्रदूषण की जो समस्या बढ़ रही है उसमें हम उसको नियंत्रण कर सकें, तो रोगजनक में किस किस का यूज करके हम एंटीडोट बना सकते हैं? रोगजनक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुअन्स द्वारा पीड़क कीटों को संक्रमित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अब आगे देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक नियंत्रण इन प्रकार से किया जा सकता है। अब किन किन जीवाणुओं, कवकों, विषाणु के माध्यम से हम बायो कंट्रोलर बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण। कौन से जीवाणु का यूज करके हम बायो कंट्रोल बना सकते हैं?
जो जीवाणु द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय बैक्टीरिया। इस कार्य के लिए बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, आप बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस एक मृदीय जीवाणु है। कैसा है? मृदीय, मिट्टी में रहने वाला जो जीवाणु उसको कहेंगे हम मृदीय जीवाणु। आप बी से हमने ये बैसिलस से हमने वी ले लिया और थ्यूरिजिएंसिस TH स्पेलिंग था से क्या बनेगा? TH बनेगा, तो हमने स्मॉल t ले लिया। अब कैरोलस लीनियस के अनुसार द्विना पद्धति में जब भी हम किसी वैज्ञानिक नाम को इंडिकेट करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है उसको हम कैपिटल लेते हैं और जो सेकंड वर्ड होता है उसको हम स्मॉल लेते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अब बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस कैसा जीवाणु है? एक मृदीय जीवाणु। इस पे भी एक प्रश्न आता है, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस क्या है? तो ये जीवाणु है। कैसा जीवाणु? कहाँ रहता है? वायु में रहता है, जल में रहता है, मृदा में रहता है या सभी जगह रहता है? तो आप कहेंगे मृदा में रहता है। VT नामक जीवाणु की सहायता ली जाती है। इस जीवाणु की सहायता से उत्पन्न फसल क्या कहलाएगी? BT फसल कहलाती है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है उदाहरण में BT कॉटन, BT वैगन आदि। इस BT जीन को जब हम प्लांट में इंजेक्ट कराते हैं तो उससे जो फसल बनाई जाती है उसको हम नाम देते हैं BT कॉटन। जो भी प्लांट को विकसित किया जाएगा इस विधि के माध्यम से उसको हम वही नाम देते हैं, आगे हम BT लगा देते। जैसे हमने BT कॉटन, BT वैगन, BT आलू, BT टमाटर और गोल्डन राइस, बहुत सारी फसलें इससे बनाई गई हैं। आगे जो आप चौथी यूनिट है उसमें इस चीज को आप लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा देखते हैं, विषाणु द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय वायरस। वायरस के द्वारा कोई अगर फसल में कोई वायरस नुकसान पहुंचा रहा है तो उस वायरस से होने वाली जो क्षति है फसलों में उसको हम कैसे रोकेंगे? तो वायरस से ही हम उसका जीन निकाल के उस प्लांट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखो कौन सा वायरस है? बैकिलो वायरस रोगजनक कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी। आर्थ्रोपोडियन मतलब आर्थ्रोपोडा वर्ग में जो जंतु रखे गए, जो आपके बिच्छू वगैरह हैं, तो उनसे हम फसलों को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचा सकते हैं? बैकिलो वायरस जो रोगजनक है उससे हम बायो कंट्रोलर्स बनाएंगे और बायो कंट्रोलर्स बना के हम विषाणु से होने वाली जो क्षति है कृषि में उसको हम इजीली रोक सकते हैं। तो बैकिलो वायरस आपको याद रखना है विषाणु में। अब आगे तीसरा, कवकों द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय फंगाई। फंगाई के माध्यम से हम, फंगाई से अगर होने वाले रोग हैं प्लांट में तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? उनके बायो कंट्रोलर्स हम कैसे बना सकते हैं? तो कवकों के माध्यम से हम बायो कंट्रोलर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कवक कौन से हैं जिनके द्वारा हम बायो कंट्रोलर्स बना रहे हैं? तो वो कवक आपका है कवक ट्राइकोडर्मा, ये आप याद रखेंगे। अब ट्राइकोडर्मा और माइकोडर्मा दो सेम ऑप्शन आपके आते हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ ट्राइकोडर्मा कवक का यूज किया गया है और कहाँ माइकोडर्मा जीवाणु का यूज किया गया है। ये दोनों में आपको डिफरेंस रखना है याद। ट्राइकोडर्मा जो एक मुक्त कवक है, पादपों की जड़ों में पाया जाता है। यह पादपों के रोग उपचार में काम आता है। तो ट्राइकोडर्मा आप लोग याद रखेंगे। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है और इसका यूज कहाँ करेंगे? कृषि में जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ। अतः यह जैव नियंत्रक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एटोमोप्थेरा, एस्परजिलस आदि कवकों को, कीटकों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब ट्राइकोडर्मा एक आपका फंगाई हुआ, इसके अतिरिक्त भी एंटोमोप्थेरा एक आप ये याद रखेंगे। एस्परजिलस ये भी कवक है, इसके माध्यम से भी हम बायो कंट्रोलर्स बना सकते हैं, तो एक आप लोग ये याद रखेंगे। कीटकों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंट्रोल बाय प्रोटोजोआ, माइक्रोस्पोरिडिया तथा कोकोडिया की कुछ प्रजातियां टिड्डी, बॉल बीवल तथा कीटों के लार्वा को नष्ट करने के काम आती हैं। तो माइक्रोस्पोरिडिया तथा कोकोडिया कुछ प्रजातियां जो टिड्डी के द्वारा फसल नष्ट होती है, वो बॉल बीवल के द्वारा नष्ट होती है, उन कीटों को नष्ट करने के लिए हम प्रोटोजोआ का यूज करते हैं।